गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज दिनांक 4 अगस्त 2023 है। आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले जो राइट हो रहे हैं हरियाणा के बॉर्डरिंग एरिया में, स्पेशली गुड़गांव में, नूह में और दिल्ली की पेरीफेरी में, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सेकंड, न्यूक्लियर डिटरेंस के ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल है। पहले हम डिटरेंस की कंसेप्ट को बेसिक से डिटेल से पूरा डिस्कस करेंगे। ये भी हमारा जीएस पेपर 2 एज वेल एज जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। थर्ड है, इंडिया नीड्स एविडेंस बेस्ड ड्राइव द मेडिसिन। ये होम्योपैथी वर्सेस एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर आपस में कंपैरिजन है कि कौन सी मेडिसिन अच्छी है और कैसे हम होम्योपैथी को इम्प्रूव करने के लिए किन किन चीज़ों को और फोकस करें। चलते हैं पहले आर्टिकल पे। पहले आर्टिकल में ये है कि जो जब भी राइट होते हैं, मतलब दंगे होते हैं, तो उसमें स्टेट को इम्पार्शल होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अभी एग्जाम्पल दिया जाता है कि मणिपुर में तभी वायलेंस ख़त्म भी नहीं हुआ कि दूसरे कम्युनल क्लासेस स्टार्ट हो गए हरियाणा में, स्पेशली जो नेशनल कैपिटल के पास वाला गुड़गांव, नूह, इस इलाके में, जिससे कि 6 लोगों की जान भी यहाँ पे चली गई, जिसमें 2 होमगार्ड हो गए, कुछ सिविलियन हो गए, उनको मारा गया, काफ़ी लोगों की इंजरी हो गई ना, नियरबाई 70 लोग वहाँ पे इंजर हो गए। और कौन कौन से रीजन में है? गुड़गांव में, सोहना में और नूह में। ये काफ़ी पेरिफेरल एरिया हैं जो कि एनसीआर में पड़ते हैं। काफ़ी प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्ट्रॉय की गई है, काफ़ी लोगों को घर बार छोड़ना पड़ रहा है। आप देख रहे हो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद हो गई है, तो कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं सिर्फ कम्युनल क्राइसिस के कारण। अब इसमें ये कहना जा रहा है कि बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड ये है कि थोड़े दिन पहले इस टाइप के कुछ एलिगेशन थे कि जब हिंदू कुछ कोई रिलीजियस प्रोसेशन निकाल रहे थे यहाँ से, नूह वाले इलाके से, तो वहाँ पे लोकल मुस्लिम लोगों ने वहाँ पे उनके ऊपर पत्थरबाजी स्टार्ट कर दिया। और ये प्रोसेशन कोई नई चीज़ नहीं थी, बहुत पहले से ही निकाली जा रही थी। मतलब इस टाइप के चीज़ें चलती रहती हैं। और जो 2 टेम्पल के बीच में जाना होता है कि एक टेम्पल यहाँ, दूसरे टेम्पल यहाँ, ये नूह वाले डिस्ट्रिक्ट से इनको क्रॉस करना होता है। और काफ़ी दिनों से ये चीज़ें हो रही, तब तक कोई इंसिडेंट नहीं होता था। बट अभी क्या हुआ कि जो यात्रा है वो अपने आप में एक पॉलिटिकल इवेंट हो गई, क्योंकि जैसे ही रिलीजियस चीज़ों को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करते हैं तो वहाँ पे लोगों के सेंटिमेंट और इमोशन ज़्यादा हो जाते हैं, रैशनैलिटी कम हो जाती है। उसमें क्या हुआ कि जो विश्व हिंदू परिषद एक ग्रुप है, उसके जो पार्टिसिपेंट, उसने क्या किया कि जो इस यात्रा में पार्टिसिपेंट होंगे वो नेबरिंग स्टेट जैसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यहाँ से भी लोग मोबिलाइज कर दिए कि आप लोग भी इस यात्रा में पार्टिसिपेट करो। तो यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, या किसी भी रिलीजन के बेस्ड पे या किसी इथनिसिटी बेस्ड पे, उनको एप्रीहेंशन स्टार्ट हो गए। और उसमें क्या हुआ, जो पार्टिसिपेंट थे वो काफ़ी नारेबाजी कर रहे थे, साथ में कुछ फायर आर्म थे, अदर वेपन्स थे। उसके कारण क्या हुआ कि जो बाकी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी है उनको भी एक अलग सी थ्रेट फील हुआ, और जिसके कारण आपस में क्लैशेस स्टार्ट हो गए। क्योंकि जब पिलग्रिम एक टेंपल से दूसरे टेंपल में जा रहे थे तो उनको अपने आप को छिपाना पड़ा, क्योंकि उनको उनकी जान को खतरा हो गया, उनके ऊपर अटैक हो गया। तो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से जब तक कि पुलिस की रीइंफोर्समेंट पार्टी उनको बचाने ना आए, तब तक वो काफ़ी घबरा के उसी टेंपल में छिप के बैठ गए। जो एडमिनिस्ट्रेशन था, तो वहाँ पे पुलिस वगैरह पहुँच गई, लेकिन जैसे ही देखा कि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो वो उस चीज़ को एकदम से काबू नहीं कर पाए, और वहाँ पे वायलेंस स्टार्ट हो गया, जिसमें काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया गया। FIR है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने भी यहाँ पे बताया कि वायलेंस जो है ये लग रहा है कि पहले से ही प्लान था। और क्योंकि एकदम से स्टार्ट होना मतलब कोई चीज़ें हैं नहीं, मतलब कुछ ना कुछ इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी रही होगी। क्योंकि जो टेंशन थी वो देखा जाए तो बैकग्राउंड में काफ़ी दिनों से हो ही रही थी। इसमें एग्जांपल दे रहा राइटर की, जो बजरंग दल के मेंबर्स हैं, या जो सेल्फ काऊ विजिलेंटे ग्रुप है। कल हमने काऊ विजिलेंटे ग्रुप पूरा डिस्कस किया था कि जो काऊ की प्रोटेक्शन करने के लिए अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम हमारा धर्म, हम गाय की रक्षा करेंगे। उन्होंने कोई सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड कर दिया, तो यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, मिसयूज़ ऑफ द सोशल मीडिया, ये एक कंसर्न है जो कि सोसाइटी के एथिक्स को शो करता है। तो उसमें यही होगा कि उन्होंने उस टाइप में अनाउंस किया वहाँ पे कि इस यात्रा में वो लोग भी शामिल होने वाला है। और असमंजस की बात यह कि थोड़े दिन पहले कुछ बजरंग दल के मेंबर्स के ऊपर एलिगेशन लगे थे कि उन्होंने किडनैप या मर्डर किया था मुस्लिम यूथ का, जिसमें आपने सुना होगा कि भिवानी के आसपास में कोई गाड़ी जलाई गई थी, और उसमें राजस्थान का भी कुछ, यहाँ के लोगों का कुछ इन्वॉल्वमेंट था। तो उसको लेके ये हुआ कि वो लोग भी बोले कि हम भी इस यात्रा में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इसी के कारण क्या हुआ कि जो लोकल सोशल और पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट किया कि वायलेंस हो सकता है इस एरिया में। और जब यात्रा का दिन स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे भी बजरंग दल के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने एक और वीडियो अपलोड कर दिया, जिसमें काफ़ी मतलब प्रोवोकेटिव लैंग्वेज थी कि जो लोगों को एकदम से उजागर करने वाली, और नूह के रेजिडेंट के प्रति बोल दिया कि हम लोग भी आ रहे हैं वहाँ पे यात्रा के लिए, आप लोग तैयार रहिए। तो मतलब अपने आप में ही एक जो कॉन्फ्लिक्ट होने हैं उसका एक
मतलब इग्निशन स्टार्ट कर दिया। तो अभी वायलेंस आप देखो, स्पेशली जो सोहना सब डिवीज़न है गुड़गांव का, वहाँ पे हुआ, जिसमें एक मस्जिद है उसको भी तोड़ फोड़ की गई। यहाँ पे एक इमाम जो है कि जो वहाँ पे मस्जिद में जो प्रेयर पढ़ाता है उसकी भी डेथ होगी। सेक्टर 57 में उसको मार दिया गया मॉब के द्वारा, और जो स्टाफ के मेंबर्स थे उनको भी काफ़ी इंजरी हुई, और जो अंदर का श्राइन होता है उसको आग लगा दी। मतलब ये देखो कि जब भी इस टाइप के कम्युनल क्लैशेज होंगे तो एक दूसरे की प्रॉपर्टी होगी, लोगों की जान जाएंगी, और सिर्फ कुछ लोगों की गलत हरकतों के कारण। ये बता रहे हैं कि जो पुलिस थी वहाँ पे, ऑल्दो मस्जिद के पास पहुँच गई थी, लेकिन भीड़ के द्वारा वो आउट नंबर, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा थी, पुलिस कम थी, तो वहाँ पे पुलिस भी ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं कर पाई। अब यहाँ पे पुलिसिंग की बात करते हैं कि जो हरियाणा की पुलिसिंग के ऊपर राइटर थोड़े से बता रहे हैं कि यहाँ की जो पुलिसिंग है, क्योंकि मेन जो बजरंग दल और बाकी ग्रुप है इनका कह रहे हैं कि जो अभी रूलिंग पार्टी उसके साथ में एसोसिएशन है, तो ठीक से एक्शन हो नहीं पाया। तो यहाँ पे हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन उसको एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग वायलेंस कर रहे हैं वो किसी के लिए नहीं है, मतलब सबका नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, लोगों को बहुत ही जागरूक रहने की ज़रूरत है, और पूरी इम्पार्शलिटी इंश्योर करनी पड़ेगी सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि यहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी इंश्योर हो सके। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राकेश सूद जी ने लिखा, ये हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट हैं जो कि इंडिया के एम्बेसडर भी रहे हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट क्या है कि जो रशिया और यूएसए इनके पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है और बाकी वेपन्स हैं, उनको डिसआर्मामेंट मतलब उनको कम करने के लिए जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ये रहे हैं जिनेवा में, और ये स्पेशल एनओआई भी रहे हैं जहाँ पे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बहुत ज़्यादा नॉन प्रोलिफरेशन के ऊपर बात की 2013-14 में। आज का आर्टिकल वही है कि न्यूक्लियर के जो सिग्नल आ रहे हैं उसमें न्यू गार्ड रेल्स, मतलब थोड़ी सी आपको प्रोटेक्शन ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम डिटरेंस के बारे में, तो डिटरेंस की हम बेसिक कंसेप्ट बात करते हैं। डिटरेंस होता क्या है? डिटरेंस DTRRENC, डिटरेंस मतलब डिटर मतलब कि फ्राइटन, कि दूसरे को डराना। कैसे डरा सकते हो? ये एक टाइप का एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जो कि पॉलिटिकल साइंस में गेम थ्योरिस्ट ने इसको स्टडी किया था, कि ये अपने आप में एक अप्रोच टू पीस है, कि एक इस टाइप का साइकोलॉजिकली दूसरे को डराना कि जो एडवर्सरी है या एनिमी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। क्योंकि अटैक करने पे क्या होगा कि जो विक्ट्री होगी वो जो नुकसान होगा उससे ज़्यादा नहीं होगी, मतलब आपको नुकसान ज़्यादा होगा, विक्ट्री कम होगी। और ये डिफरेंट टाइप का है। इसमें क्या होता है, वो नॉर्मली जब कन्वेंशनल सेंस में भी डिटरेंस होता था कि किसी की मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा कंट्री उससे डरता था, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग डरता, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियर आ गया तो न्यूक्लियर के बाद में तो डिटरेंस अपने आप में, न्यूक्लियर और डिटरेंस अपने आप में सिनोनिम हो गए। बट उसमें कुछ कंडीशन होती है कि डिटरेंस कब काम करता है। एक तो जो एक्टर होते हैं, एक्टर मतलब जो स्टेट है, वो काफ़ी रैशनल होने चाहिए, मतलब रैशनल उनको समझ में आना चाहिए कि न्यूक्लियर से कितना खतरा हो सकता है, कितना इससे डैमेज हो सकता है, तभी वो काम करे। दूसरा क्या होता है, कम्युनिकेट, मतलब एक स्टेट फॉर एग्जांपल रशिया ड्रॉप करना चाह रहा न्यूक्लियर को नाटो कंट्रीज़ पे, तो वो कम्युनिकेट करने की उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कर भी सकता है, सामने वाले को भरोसा होना चाहिए। थर्ड होगा क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी की इसके पास सच में कैपेसिटी है या आपको नुकसान पहुँचा देगा। थर्ड क्या होता है कि न्यूक्लियर ट्राइड, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ आपके पास कुछ एक न्यूक्लियर हो, आपने दूसरे कंट्री पर डाले, दूसरे कंट्री ने आपके ऊपर ज़्यादा डाल दिया। ट्राइड मतलब आप एयर से, लैंड से और वाटर से, तीनों जगह से आप न्यूक्लियर लॉन्च कर दोगे तो उसको न्यूक्लियर ट्राइड बोलते हैं। जैसे अपनी INS अरिहंत सबमरीन है, उसके बाद में इंडिया ने भी न्यूक्लियर ट्राइड अचीव कर लिया। अब किस किस टाइप के डिटरेंस होते हैं? एक तो डायरेक्ट डिटरेंस हो सकता है कि आपने डायरेक्टली ही डिटर कर रहे हो, जैसे कि इंडिया और चाइना का एग्जांपल ले लो। इंडिया और चाइना दोनों के पास में न्यूक्लियर है, तो थोड़ा बहुत भी एस्केलेशन हो, दोनों पता है कि न्यूक्लियर हो सकता है। दूसरा क्या होता है, एक्सटेंडेड, मतलब कंट्री के पास खुद का न्यूक्लियर नहीं है बट किसी और के सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंडर में कोई कंट्री रहता हो, जैसे जापान का एग्जांपल ले लो, साउथ कोरिया का एग्जांपल, ये USA के सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंडर में आते हैं। तो मतलब एक्सटेंडेड डिटरेंस की अगर इन पे कोई अटैक करेगा तो उसको देखना पड़ेगा कि USA का अलाई है तो आपको नुकसान हो सकता है। अब इसमें भी डिफरेंट व्यू पॉइंट है लोगों के, जैसे जो रियलिस्ट स्कॉलर होते हैं जो हमेशा रियलिटी की बात करते हैं कि जो चीज़ें प्रेजेंट में हैं उनको मानो, आप आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में मत जाओ। वो कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर होना है वो सभी कंट्री के पास होना चाहिए ताकि सभी कंट्री का डिटरेंस क्रिएट होगा और कोई किसी पे अटैक नहीं करेंगे। बट उसी में कुछ स्कॉलर ये कह रहे हैं कि नहीं, सबके पास नहीं होना चाहिए, कुछ सेलेक्टिव कंट्री, रेस्पॉन्सिबल कंट्री हैं, उनके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज हैं या कोई अरब कंट्रीज हैं जिसमें स्टेबिलिटी पूरी तरह है ही नहीं, वहाँ की गवर्नेंस काम नहीं कर रही, अगर वहाँ पे न्यूक्लियर होगा तो वो न्यूक्लियर को टेररिस्ट के हाथों में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मतलब न्यूक्लियर उनके पास होना चाहिए जो कंट्री अपने आप में एक अच्छा क्रेडिबल हो और वहाँ की गवर्नमेंट उसको संभाल सके।
दूसरा क्या बोलते हैं कि नहीं, जो लिबरल स्कॉलर बोलते हैं जैसे हेनरी किसिंजर कह रहा है कि ये रिलीवेंट नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, जैसे कोई ये अलकायदा है, इनके चीफ हैं, इनके जितने भी फरगना है, अब इनको तो रैशनैलिटी नहीं है ना, ये तो यूज़ कर सकते हैं इसको न्यूक्लियर को, तो न्यूक्लियर की कोई रेलिवेंस नहीं है। उसी में कुछ जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो सोशल सोसाइटी को पढ़ाते हैं कि ये पूरी कंस्ट्रक्शन लोगों ने सिर्फ बना रखी है, वो लोग क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियर के साथ में एक टैबू अटैच है, मतलब एक शर्म वाली बात है, क्योंकि यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर को पहली बार यूज़ किया था, तो उसके बाद उसको कभी यूज़ नहीं किया गया, और यूएसए खुद एक शर्मनाक हुई कि ये क्या कर दिया, और वर्ल्ड कम्युनिटी ने उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया था। यहाँ पे अपने इंडियन ने भी बहुत अच्छे कमेंट दिए हैं कि न्यूक्लियर की आप डिटरेंस की बात कर रहे हो, इससे कोई डिटरेंस नहीं होता है, हो सकता है गलती से बाई मिस्टेक कोई एक्सीडेंटली न्यूक्लियर डिस्चार्ज हो जाए, तो न्यूक्लियर के ऊपर आपको ज़्यादा डिटरेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं इस आर्टिकल के ऊपर, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि रशिया यूक्रेन में जो जितना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसमें न्यूक्लियर रिटोरिक मतलब न्यूक्लियर के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें कही जाने लगी, और इससे न्यूक्लियर बहुत ज़्यादा एस्केलेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसका जो मैनेजमेंट एस्केलेशन का वो कम हो गया, क्योंकि मेजर पावर न्यूक्लियर वाली यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, इधर से रशिया इन्वॉल्व होगी, उधर से यूएसए इन्वॉल्व हो रखा है, और बाकी कंट्रीज़ भी, क्योंकि जब एंड ऑफ द कोल्ड वार 1990s में तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो उस टाइम पे यूएसए अकेला ही सोल पावर था, मतलब उसकी पूरी हेगमनी स्टेब्लिश हो गई, तब था कि जो न्यूक्लियर राइवलरी थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी, क्योंकि रसिया टूट गया था, यूएसएसआर टूट गया था और बाकी कंट्री में डिवाइड हो गया, तो उसकी पावर कम हो गई थी, तो मतलब वहाँ पे जो न्यूक्लियर आर्म रेस चल रही थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी। लेकिन बाद में फोकस स्टार्ट हो गया था, जैसे नॉर्थ कोरिया पे, ईरान पे, इंडिया पाकिस्तान पे, क्योंकि इंडिया ने भी 1998 में, पाकिस्तान ने तुरंत हमारे इंडिया के बाद में फिर से न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया, ईरान ने भी अभी न्यूक्लियर इनरिचमेंट चल रहा है, नॉर्थ कोरिया ने बहुत ही स्मार्ट गेम खेला, पहले एनपीटी को साइन किया, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और उसके बाद में जैसे इसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिली वहाँ से इसने विड्रॉल कर लिया। तो वो ये कह रहे हैं कि अब इन कंट्रीज पर ज़्यादा फोकस था, और जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी रही कोल्ड वार में उसके ऊपर अभी डिस्कशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि अभी ये क्या होगा कि जब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण पूरा ही वेस्टर्न कंट्री और रशिया एक वॉर में उलझ चुके हैं, तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जो कोल्ड वार के टाइम जो लेसन सीखे थे वो इतने रिलीवेंट नहीं है यूएस और रशिया के रिलेशन को देखते हुए, आज हमें थोड़ा सा और एडवांस सोचना पड़ेगा, और डिटरेंस की जो बात हमने की वो यहाँ पे फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। कैसे कि आप देखो कि जैसे 2021 में यूएस और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी मीटिंग हुई थी जिनेवा में, ये रिलेटेड टू न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ही थी, और न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल अपने आप में एक हाई प्रायोरिटी था, लेकिन उसमें कोई भी प्रोग्रेस ही नहीं हो पाई, क्योंकि उन चीज़ों पे एग्रीमेंट ही नहीं हुआ दोनों कंट्री को कि आपने कौन कौन से न्यूक्लियर को डिसआर्म करना है। क्योंकि अभी जो रशियन ट्रूप्स की प्रेजेंस देखी गई है, स्पेशली यूक्रेन बॉर्डर पे, बेलारस वाली जगह पे, जहाँ पे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने बताया कि जो मॉस्को ने यहाँ पे अपने ट्रूप्स को सेटअप किया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये दिख रहे हैं कि एक एग्रेशन का माहौल है कि रसिया अटैक कर सकता है। और 2022 में आपने देख ही लिया कि जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, यूएसए की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और दी रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर, उनके बीच में मीटिंग हुई थी, और उसमें भी इस मैसेज को फिर से दोबारा दोहराया गया कि हमें न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना है, न्यूक्लियर को डी एस्केलेशन करना है। लेकिन 24 फरवरी को क्या हुआ, रसिया ने एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया यूक्रेन में। उसके बाद में यूएस उसको डराना चाह रहा था, मतलब डिटरेंस अपने न्यूक्लियर से, लेकिन वो भी पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि पहले ही था कि रसिया अटैक ही नहीं करेगा यूक्रेन पे, क्योंकि इनडायरेक्टली यूएस प्रेशर डालना चाह रहा था और डाल भी रहा था, बट वो फेल हो गया। जो नाटो ग्रुप है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था, उस टाइम पे यूएसए, कनाडा और यूके और बाकी कंट्रीज़ ने, ये स्पेशली यूएसएसआर और इसको काउंटर करने के लिए था कि रसिया जो उस टाइम पे यूएसएसआर था कि एग्रेशन न करे, स्पेशली इन द ईस्टर्न पार्ट, और उसको काउंटर करने के लिए नाटो इस्टेब्लिश किया गया था कि एक कंट्री पे अटैक होगा तो सारे कंट्री पे अटैक माना जाएगा। ये अपने आप में कलेक्टिव सिक्योरिटी की एक की सिक्योरिटी जिम्मेदारी है सभी कंट्री की, और एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। तो जो नाटो लीडर्स हैं उन्होंने भी वो भी इसको पूरी तरह से भांप नहीं पाए। ऑल्दो मिस्टर बाइडेन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया था कि यूएसए नहीं चाहता कि कोई थर्ड वर्ल्ड वार हो, क्योंकि 2 वर्ल्ड वार तो दुनिया देख चुकी कि कोई थर्ड वर्ल्ड वार हो, और न ये चाह रहा था कि जो नाटो और रसिया है अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हैं। वो चाह रहे थे कि जो रसिया के
रिजर्व हैं वो अपने उसमें फ्रीजिंग पॉइंट पे रहें और उनको कोई एस्केलेशन ना हो, मतलब चाहे वो कोई भी चीज़ें हो, जैसे कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, एनर्जी रिलेटेड हैं, पॉलिटिकल सैंक्शन है, कि हम इन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे, न कि वर्ल्ड को थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ पुश करें। दूसरे आप देख रहे हो कि जितने मिलिट्री असिस्टेंस मिल रही हैं, लीथल और नॉन लीथल वेपन, अभी जैसे यूक्रेन को पूरा स्टार्ट कर दिया नाटो कंट्रीज़ और यूएसए ने, और बीच बीच में देखा कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हो रही थी, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी, क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि आपस में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाए। बट ये दोनों चीज़ें पूरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी। एक साइड में तो पूरी मिलिट्री असिस्टेंस दे रहे हो आप, दूसरी साइड में क्या कर रहे हो कि आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हो और उस चीज़ को और इस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो मतलब यहाँ पे खुद ही अपने आप में ये कन्फ्यूजिंग चीज़ है। दूसरा क्या था कि जो सप्लाई अम्यूनिशन थी, कुछ वेपन सिस्टम थे, जो यूक्रेन फोर्सेस जो पहले से ही उन चीज़ों से फेमिलियर थे, वो उनको और ज़्यादा नाटो के द्वारा प्रोवाइड किया गया। और नाटो ने अपना जो मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट था वो बहुत ज़्यादा ग्रेजुअली बढ़ा दिया और सोफिस्टिकेटेड वेपन देने स्टार्ट किए। जैसे एग्जांपल दिया यहाँ पे जेवलियन, स्ट्रिंजर मिसाइल, मतलब काफ़ी डेंजरस मिसाइल है। और रिसेंटली तो आप देखो पेट्रियट मिसाइल, डिफेंस बैटरी, उसके बाद में हिमार्स, बहुत ही लॉन्ग रेंज है, स्टॉर्म शैडो, इस टाइप की मिसाइल भी यूक्रेन को प्रोवाइड की जाने लगी अगेंस्ट द रसिया। और रसिया ने क्या किया, रसिया तो ऑब्वियसली बात है कि ये भी रिटेलिएट करेगा, तो उसने जो नाटो का इन्वॉल्वमेंट है उसको डिटर करना चाहा, लेकिन ये फेल हो गया, क्योंकि इनिशियली में पूरा ये न्यूक्लियर के नाम पे इनको डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब 7 फरवरी 2022 को जो रशियन प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन, उन्होंने वार्न किया था कि अगर यूक्रेन ट्राई करेगा क्रीमिया को बैक वापस लेने की, क्रीमिया को 2014 में रसिया ने एनेक्स कर लिया था, अपने हिस्से में ले लिया था, तो अगर इसको ट्राई करेगा कि वापस क्रीमिया लेगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूरोपियन कंट्रीज़ को भी वार्न किया था कि आप लोग रसिया के साथ में कॉन्फ्लिक्ट मत हो, अगर इस टाइप में कॉन्फ्लिक्ट हो गए तो, क्योंकि हम लोग एक सुपीरियर पावर है न्यूक्लियर में और आपके ऊपर न्यूक्लियर डाला जा सकता है। जो न्यूक्लियर की एक्सरसाइज होती है जिसमें कि उनको डिसआर्म किया जाता है, वो शेड्यूल थी 17 फरवरी को, और जिसमें मिस्टर पुतिन जो कि रसिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने खुद ही इसको विटनेस किया। मतलब जो रसिया ने खुद ही न्यूक्लियर एक्सरसाइज स्टार्ट की, डिसआर्म की नहीं दी है, ये न्यूक्लियर की एक्सरसाइज, मतलब न्यूक्लियर को लॉन्च करने से पहले क्या क्या तैयारी होनी चाहिए उसकी एक्सरसाइज थी, उसमें इसने खुद ही यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और जैसे ही उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया तो उन्होंने इस टाइप के वर्ड बोल दिए कि जो भी अगर रसिया को रोकने की कोशिश करेगा, रसिया की प्रोग्रेस में करेगा, तो उनके ऊपर ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि जो आपने कभी इतिहास में सोचे भी नहीं हो और ना आपने फेस किए हो। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ पे है, न्यूक्लियर की तरफ इशारा है कि आप न्यूक्लियर का ब्लंट फेस कर सकते हो। अब वापस देखो, जो 27 फरवरी है उसमें रशियन जो न्यूक्लियर फोर्सेज है उन्होंने एक स्पेशल कॉम्बैट रेडीनेस भी स्टार्ट कर दिया, और जो लोग वहाँ पे छुट्टी जाने वाले थे उनकी छुट्टी भी कैंसिल कर दी। मतलब एक न्यूक्लियर इस्केलेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया। और यूएस ने भी काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी रसिया को कि आप इस टाइप के अगर न्यूक्लियर की बात करोगे तो हम भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। ये क्या होते हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होते हैं कि जो काफ़ी लो यील्ड, मतलब जिसमें बहुत कम न्यूक्लियर होता है बट नाम का लो यील्ड है, इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा कि हम लोग आपके ऊपर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाटो ने तो ऑल्दो काफ़ी जगह पे अपना नो फ्लाई जोन कर दिया था, स्पेशली पोलैंड, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, इन्होंने बोल दिया कि ये जो मिग एयरक्राफ्ट है यूक्रेन को भेजने वाले हैं वो नहीं भेजेंगे, क्योंकि रसिया का थ्रेट आ रहा है कि वो कभी भी न्यूक्लियर डाल सकते हैं। और रशियन ऑफिशियल्स ने भी इस चीज़ को बताया कि न्यूक्लियर जो थ्रेट है वो यही कह रहा है कि रसिया न्यूक्लियर थ्रेट को तभी यूज़ करेगा जब उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई थ्रेट आएगा। मतलब अगर रसिया के आप वर्चस्व को मिटाना चाहोगे तो रसिया न्यूक्लियर यूज़ कर सकता है। ऑल्दो यूएस के जो ऑफिसर हैं, यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने रीअश्योर करने की कोशिश की यूरोपियन अलाइज़ को, स्पेशली यूक्रेन को, कि जो मिस्टर पुतिन के थ्रेट हैं उनको आप सीरियसली लो और हो सकता है कि इस टाइप की अनयूजुअल एक्टिविटी के कारण ये न्यूक्लियर इस्तेमाल कर लें। और मिस्टर बाइडेन ने डिक्लेयर भी कर दिया 24 फरवरी कि हम न तो इनक्रेज कर रही है, भाई कहने वाली बातें हैं कि न तो हम इनक्रेज कर रहे हैं कि यूक्रेन को कि आप अपने बॉर्डर से बाहर जाके लड़ो, ठीक है, न हम ये कह रहे हैं कि हम रसिया में कोई रिजीम चेंज करेंगे। सिर्फ कहने की बातें हैं, इनडायरेक्टली इनका पूरा इन्वॉल्वमेंट है नाटो कंट्रीज़ का कि रसिया को वीक करना, चाहे मिलिट्री टर्म में करो चाहे इकोनॉमी टर्म में करो, क्योंकि इतने तो इसके ऊपर सैंक्शन लगाए हैं, ठीक है, पूरा मीडिया वॉर भी यहाँ पे चल रहा है।
तो दोनों कंट्रीज़ में काफ़ी चीज़ें न्यूक्लियर को एस्केलेट कर रही हैं यहाँ पे। लेकिन शॉर्ट में वही है कि जो यूएसए का ऑब्जेक्टिव तो आप दिख रहा है कि यूक्रेन को सपोर्ट करना है और नाटो की यूनिटी को और ज़्यादा बोल्स्टर करना है, क्योंकि नाटो के इनिशियल में बहुत कम मेंबर थे, आज 30 के आसपास मेंबर है। अभी स्वीडन ने रिसेंटली ज्वाइन कर लिया, यूक्रेन ज्वाइन करना चाह रहा है, क्योंकि यूएसए क्या चाह रहा है कि कोई भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाह रहा रशिया के साथ में। इवन ड्यूरिंग कोल्ड वार भी कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, सारे कॉन्फ्लिक्ट इनडायरेक्टली प्रॉक्सी वॉर के थ्रू थे, क्योंकि यूक्रेन आज के दिन देखो नाटो का मेंबर तो है नहीं, और नाटो का मेंबर नहीं है तो क्या होगा कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला, जो मैंने आपको बताया ना न्यूक्लियर अम्ब्रेला, की दूसरे कंट्री जैसे जापान और साउथ कोरिया की प्रोटेक्शन किसके है, यूएसए के न्यूक्लियर अम्ब्रेला में आते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई न्यूक्लियर डालेगा तो हम उसका रिटेलिएशन करेंगे। तो मतलब ये एक्सटेंडेड डिटरेंस हो गया, खुद का तो है नहीं इसके पास में यूक्रेन का, तो ये यूएसए ने एक एक्सटेंडेड डिटरेंस दे दिया कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके ऊपर कोई इस्तेमाल करेगा तो। और रशिया ने जो जितने रिटोरिक थे कि हम नाटो का इन्वॉल्वमेंट होगा तो हम न्यूक्लियर यूज़ कर लेंगे, वो भी आप देखो कि इतना असर नहीं किया, लेकिन उससे यहाँ की पेस और टाइमिंग, मतलब जो एस्केलेशन हो रहा था नाटो की तरफ से, वो थोड़ा सा कम कर दिया। अब दोनों में ये कि रशिया और यूएस दोनों है, वो दोनों ही खतरे में, मतलब ग्रे जोन में है, क्योंकि अगर जितना भी एस्केलेशन की आप मीडिया में बात करोगे, रिटोरिक करोगे, इस टाइप के डिस्कोर्स फैलाओगे, तो उसमें एक दूसरे की रेड लाइन क्रॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कोल्ड वार का एग्जांपल दिया जाता है कि जब यूएसए और यूएसएसआर दोनों के पास में न्यूक्लियर था, लेकिन फिर भी मल्टीपल प्रॉक्सी वार में लोग इन्वॉल्वमेंट थे। देखो कहाँ कहाँ पे एशिया में प्रॉक्सी वार चल रही थी इनके, अफ्रीकन में, इवन यूरोप में, वियतनाम में, कितना लंबा यूएसए की फोर्सेज यहाँ पे रही और लास्ट में उनको कोई सक्सेस भी हासिल नहीं हुई, बट कितना ज़्यादा कोल्ड वॉर के टाइम नुकसान हुआ। अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देखो, अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी को इतना इनस्टेबल कर दिया कि आज तक उनकी हालत ख़राब है। सेम अरब कंट्रीज़ में जो अरब इजराइल वॉर है उसमें भी इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट के कारण था। बाकी कंट्रीज़ में भी देखो, मतलब दूर के खतरे सिर्फ प्रॉक्सी वॉर के थ्रू इन्होंने किए। और कोल्ड वार में जितने लेसन थे कि डिटरेंस जो था वो इस बात पे डिपेंड करता था कि जो एडवर्सरी है ना वो रैशनल है, मतलब उसमें सोच नहीं सकती है कि उसको देखे कि नुकसान ज़्यादा है फ़ायदा कम है, तभी तो डिटरेंस होगा। और न्यूक्लियर डिटरेंस तो अपने आप में एक बहुत ही एक ऐसा कन्फ्यूजिंग हो गया, जिसमें ये था कि आपके पास अगर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, सेकंड स्ट्राइक क्या होती है कि फर्स्ट टाइम आपने न्यूक्लियर डाला, दूसरे कंट्री ने आपके रिटेलिएशन किया, अगर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं तो आपका न्यूक्लियर डालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपने न्यूक्लियर डाला, दूसरे कंट्री ने आपको बर्बाद ही कर दिया, तो आपका न्यूक्लियर डालने है उसमें कोई मतलब आपको बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन यूएसए और यूएसएसआर के पास तो इतने ज़्यादा हैं कि वो सेकंड स्ट्राइक है, थर्ड स्ट्राइक, फोर्थ स्ट्राइक, कितने स्ट्राइक कैपेबिलिटी इनके पास है। और अब न यूएसए के पास में, न सोवियत यूनियन के पास में, मतलब इनके पास ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो फर्स्ट स्ट्राइक करें, क्योंकि डायरेक्टली कोई इन्वॉल्व है नहीं। ये सिर्फ यूक्रेन को और नाटो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के कारण की चीज़ें बढ़ रही हैं। और इसी के कारण क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर डिटरेंस थ्योरी जिसके ऊपर उन्होंने पूरा डिस्कस किया, उसी को यहाँ पे रिलेवेंस दिख रही है। थॉमस सीलिंग करके एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उसने 1960-70 में बताया था कि जो न्यूक्लियर वेपन था उस टाइम पे इतनी यूटिलिटी थी कि कोल्ड वार को हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं होने दिया, क्योंकि यूएसए और यूएसआर का कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट तो था नहीं, बट यही था कि दोनों के पास में न्यूक्लियर थ्रेट है, एक दूसरे को डिटरेंस है, क्रेडिबिलिटी है, कम्युनिकेट कर पाए हैं, दोनों रैशनल एक्टर हैं, ताकि वो एक दूसरे को डिटर कर सकते हैं, मतलब इरेशनल नहीं है। बट वही था कि इतनी इनसर्टेनिटी के बाद में जो चीज़ें हैं, मतलब उनको उस तरह इंटरप्रेट किया गया कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है रिस्क की, क्योंकि जब भी आप देख रहे हो कि एडवर्सरी की रैशनलिटी पे हमेशा भरोसा करो, लेकिन कई बार हो सकता है कि ऐसे लीडर जो इरेशनलिटी को इस्तेमाल करें तो उसके कारण रिस्क बढ़ जाएगा। और हमें कोई चीज़ चांस पे नहीं छोड़नी चाहिए, मतलब मौके पे छोड़ोगे तो उसका यूज़ होने का चांस है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का एग्जांपल दिया था, ये क्यों हुआ था 1960s के टाइम पे, जब रशिया और यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वार चल रहा था। उस टाइम पे क्यूबन के पास में रशिया ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल लाने का प्लान किया, तब यूएसए ने बताया कि नहीं, मेरे बैकयार्ड में आप अगर कोई थ्रेट करोगे तो हम भी आपके ऊपर अटैक करेंगे। बट इस चीज़ को यही लगा, दोनों का चिकन डिलेमा बोल दो कि दोनों एक अपने आप पे अटैक करने के मूड में थे, बट न्यूक्लियर था, उसके कारण दोनों ने सिर्फ प्रॉक्सी वॉर में एंगेजमेंट हुआ, नहीं कि डायरेक्ट। और उस टाइम पे दो ग्रुप काफ़ी थे कि नाटो इन्होंने फॉर्म किया वेस्टर्न कंट्रीज में, वार्सा पैक्ट यूएसएसआर ने किया, और दोनों का पर्पज़ यही था कि कंट्रीज़ के ग्रुप थे, अगर एक कंट्री के ऊपर अटैक हुआ सभी कंट्री माना गया। लेकिन आज के दिन देखो वार्सा पैक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, कंट्रीज डिवाइड हो गए, तो वार्सा पैक्ट फेल हो गया। लेकिन नाटो तब से अब तक है, अब देखो 30 कंट्री के आसपास यहाँ पे हो गए। तो इसी के कंसर्न है कि आप
ऑलरेडी उन मेंबर्स को भी ऐड कर रहे हो जो पहले वार्सा पैक्ट के मेंबर थे। तो ये रसिया के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के ऊपर है। अब यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद देखो स्वीडन और फिनलैंड ने, ये पहले न्यूट्रल कंट्री थे लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कि नहीं, हमें नाटो की सिक्योरिटी अम्ब्रेला चाहिए, और स्वीडन ने तो ज्वाइन भी कर लिया। तो इससे क्या हो रहा है कि जो रेड लाइन थी, चीज़ें जहाँ तक बटी हुई थी कि उससे क्रॉस नहीं करना, वो भी यहाँ पे क्रॉस हो गई। और जो रशिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो आप देख रहे हो कि उन्होंने बताया कि हम 2 कंडीशन पे न्यूक्लियर यूज़ करेंगे। पहला तो ये है कि अगर हमारे ऊपर कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD बोलते हैं इसको, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, कोई भी अलाई, कोई भी एनिमी, तो हम न्यूक्लियर यूज़ करेंगे। दूसरा क्या है कि अगर हमारे ऊपर कोई कन्वेंशनल वेपन के द्वारा एग्रेशन, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अटैक करोगे तब भी हम अटैक कर सकते हैं। और अगर हमारा एग्जिस्टेंस, अगर हमारा वर्चस्व या वो भी खतरे में है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और रसिया क्या कह रहा है कि जो यूक्रेन के लोग हैं वो हमारे ही हैं, मतलब ये सिंपली और डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहे हैं कि यूक्रेन कोई सोवरेन कंट्री नहीं है, क्योंकि हमारे हिस्टोरिकली इनके साथ में अच्छे रिलेशन थे। दूसरा क्या है कि जितना भी चीज़ें करनी तो क्या थी, डी एस्केलेट करनी थी, लेकिन डी एस्केलेट की बजाय यहाँ पे कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने की बात कर रहा है, कोई न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहा है, तो चीज़ें और ज़्यादा एस्केलेट हो रही हैं, न कि डी एस्केलेट हो रही हैं। और यूएसए ने ये बताया कि जो फर्स्ट यूज़ होगा उससे चीज़ें डी एस्केलेशन नहीं होंगी, एस्केलेशन बहुत ज़्यादा होंगी, नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने सोफिस्टिकेटेड वेपन यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, रसिया के खिलाफ में लगाओ या यूक्रेन की सपोर्ट में लगाओ या रसिया यूज़ कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ में, उसमें वही हो रहा है कि अगर रसिया ने अपने आप में बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी बढ़ा दी गई है। मतलब रसिया ऑल्दो अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उसका था कि वो सीधा यूक्रेन पे अटैक करेंगे और उसको एनेक्स कर लेंगे, वो तो नहीं हो पाया, बट फिर भी उसके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब ये डैनियल कानेमैन और दिया मोस्ट ओवर्स की जो इकोनॉमिस्ट, उन्होंने ये बताया था कि जो ह्यूमन्स हैं वो हमेशा इस टाइप के डिसीजन लेते हैं, वो कई बार गलत शर्त लगा देते हैं और उससे सोचते हैं कि हमारा लॉस कम होगा, फ़ायदा ज़्यादा होगा, तो अल्टीमेटली नुकसान ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि कोल्ड वार का आप एग्जांपल देख लो कि उस टाइम पे जितना एस्केलेशन मैनेजमेंट था यूएस और रशिया बीच में, वो आज के दिन उतना एप्लीकेबल नहीं है। आज के दिन आपको नई चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, नई गार्ड रेल्स की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूक्लियर टैबू के बारे में मैंने बताया ना कि यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी डाला था, वर्ल्ड कम्युनिटी ने उसको बहुत ज़्यादा कहा कि ये तो बहुत ही शर्मनाक काम आपने किया, तो उसको वापस प्रिजर्व करने की ज़रूरत है ताकि इसको न्यूक्लियर अटैक न हो। बहुत ही हमने होलिस्टिकली डिस्कस किया। थर्ड टॉपिक पे चलते हैं कि इंडिया को एविडेंस बेस्ड एथिक्स ड्राइवन मेडिसिन की ज़रूरत है, न कि नॉर्मल। अब ये कि रिसेंटली आयुष क्या है, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इस मेडिसिन सिस्टम को अभी मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया चाह रहा है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज किया जाए। क्योंकि जो ये मेडिसिन है आज के दिन यूज़ कर रही है, थोड़ी सी डीकोलोनाइज, मतलब हमें कॉलोनियल पास्ट की याद दिलाते हैं, तो उसको हम हटा के अपना आयुष मेडिसिन को प्रमोट करें। बट इसमें कंसर्न ये है कि जो बेसिक सेफ्टी और इफिकेसी स्टैंडर्ड, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि जो होम्योपैथी है वो बेसिक स्टैंडर्ड मीट ही नहीं करती। बट इसके जो सपोर्टर कह रहे हैं, जो लांसेट रीजनल हेल्थ एक साउथ एशिया ग्रुप, इसने बताया कि इसका जो यूज़ है वो हम इसलिए कर रहे हैं कि जो डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस है, कि हम कॉलोनियल जो पास्ट है उसको हटाना चाह रहे हैं, हम अपनी खुद की ट्रेडिशनल मेडिसिन को यूज़ करना चाह रहे हैं। बट अब पहले डिस्कस करते हैं कि इसकी एफिकेसी और सेफ्टी क्या है होम्योपैथी की। क्योंकि जो होम्योपैथी की जो एविडेंस है वो कह रहे हैं कि वीक है राइटर के हिसाब से, कि अभी पूरी तरह से इसके ऊपर ट्रायल नहीं होती, न उसके ऊपर रिसर्च नहीं होती। तो पहले हमें जैसे कुछ ट्रायल भी कंडक्ट की गई थी RCT के ऊपर, डबल बाइंड रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल थी ये, और एक जो थी न्यूरेमबर्ग सोल्ट टेस्ट 1835 में किया गया था, उसकी एफिकेसी बहुत ही वीक थी। और ये जो कह रहे हैं कि जब भी होम्योपैथी से कोई ट्रीटमेंट होता है तो उसके जो सिम्टम आते हैं या चेंजेस आते हैं वो अपने आप में एक इमेजिनेशन वाली बात है, मतलब उसमें कोई फैक्ट नज़र नहीं आ रहा, सेल्फ डिसेप्शन, वो खुद ही नहीं समझ पा रहे कि इसका क्या अल्टीमेटली फ़ायदा या नुकसान होगा। और ये उनकी पहली खुद की ओपिनियन है, मतलब ये चीज़ें पूरी तरह से प्रूव नहीं है। ये कह रहा है कि फ्रॉड तो नहीं है, बट ये पूरी तरह से प्रूव नहीं है, क्योंकि जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है जिसके ऊपर पूरा रिसर्च होता है, पूरी ट्रायल होती है, मल्टीपल लेयर्स में उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, उसमें यही है कि मेटा एनालिसिस करने की ज़रूरत है ताकि चीज़ों का क्रिटिकल अप्रेज हो और एविडेंस बेस्ड स्टडी की जाए। और वो मेटा एनालिसिस ये कह रहा है कि जितनी बीमारियां, मतलब काफ़ी बीमारियों पे रिसर्च की गई है, पॉपुलेशन में भी डिफरेंट ग्रुप्स पे, बड़ों पे, बूढ़ों पे, बच्चों पे, और जो अलग टाइप की स्टडी की है, जैसे प्लेसबो कंट्रोल भी किया गया, ट्रायल किए गए, कुछ ट्रीटमेंट इंडिविजुअल पे, नॉन इंडिविजुअल पे, होम्योपैथी की काफ़ी चीज़ें थी, वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं दे पा रही, मतलब उसमें वो चीज़ें
कमी मिली। और रिव्यू भी यही कह रहे हैं कि जो सपोर्टर हैं होम्योपैथी के वो कह रहे हैं कि इसके जो एविडेंस हैं ऑल्दो उसको टाइम लगता है, मतलब एकदम से आप नहीं बता सकते इफिकेसी कैसी है, बट यहाँ पे दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और रिसर्चर ये कह रहे हैं कि जो मोर देन हाफ ऑफ द 193 होम्योपैथिक ट्रायल की 193 जो होम्योपैथिक ट्रायल थी उसमें से आधी से ज़्यादा में तो रजिस्टर्ड ही नहीं, मतलब पिछले 20 साल में इनको ट्रायल्स को रजिस्टर्ड ही नहीं किया गया। और जो अनरजिस्टर्ड ट्रायल थी उसमें कह रहे हैं कि इसकी एफिकेसी अच्छी है, रजिस्टर्ड की अच्छी नहीं है। मतलब ये खुद ही एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है कि न तो ठीक तरह से रिपोर्टिंग हो रही है, न अच्छी तरह प्रैक्टिस हो रही है, न उसकी रिलायबिलिटी है, न उसके प्रॉपर तरीके से एविडेंस है। तो अपने आप में डाउट यहाँ पे क्रिएट होंगे। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि जो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट आप जैसे बड़ी बड़ी डिजीज़ हैं HIV पे, TB पे, मलेरिया पे, फ्लू, डायरिया, इनके ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जाए, क्योंकि इसका यहाँ पे कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर न तो कोई ट्रायल है, न एविडेंस है, न प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। अब एविडेंस की बात करें तो यहाँ पे होम्योपैथी बोल रहे हैं कि कई जगह लोग क्लेम करते हैं कि कैंसर पे काम करती है, बट ये कह रहे हैं कि नहीं है, कैंसर पे काम नहीं करती, ये नॉर्मली बिलीफ है। इससे क्या हो रहा है कि फैटल और नॉन फैटल दोनों चीज़ें बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि पूरी तरह से एविडेंस बेस्ड नहीं है। अब स्टैंडर्ड की बात करते हैं कि इसमें स्टैंडर्ड कैसे सेट किए। होम्योपैथी के जो सपोर्टर कह रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड हैं वो जो आप इसको कंपेयर ही मत करो, वो कह रहे हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि इसका जो होलिस्टिक इफेक्ट होम्योपैथी का वो अलग है। मतलब एकदम से आप उसको ये नहीं कह सकते कि इसका असर हो गया, उसको टाइम लगता है। दूसरा कह रहे हैं कि बट मेन स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन है कि जो स्टैंडर्ड है वो पूरी तरह से एलोपैथिक मेडिसिनर जो हैं उनके द्वारा पूरी तरह से प्रैक्टिशनर्स को माना ही नहीं गया। जो RCT का हमने डिस्कस किया था, RCT और बाकी जो मेथड जिसमें एविडेंस को कलेक्ट कर रहे थे वो अपडेट किए जाते हैं ग्लोबल कम्युनिटी, जिसमें कई तरह के लोग होते हैं, जैसे एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, बायोस्टेटिस्टियन है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट रिसर्च है, मैनेजर्स हैं, और काफ़ी लोग हैं जो कि अपने आप में बियॉन्ड क्लिनिशियन, मतलब ओनली क्लिनिशियन ही वहाँ प्रैक्टिस नहीं करते, बाकी लोग इसको पूरा रिसर्च करते हैं, तब वो एविडेंस बेस्ड बनती है। और जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो कह रहे हैं कि ये होम्योपैथी वाले अपना एविडेंस क्राइटेरिया पूरी तरह से मीट ही नहीं कर पाया। जैसे मल्टीपल डिसिप्लिन की और एग्जांपल है, जैसे साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कम्युनिटी हेल्थ, पब्लिक पॉलिसी, ये भी अपने आप में एविडेंस के सिंथेसिस के ऊपर काम करते हैं कि प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, प्रॉपर सिंथेसिस होना चाहिए। लेकिन होम्योपैथिक जो एडवोकेट हैं, जो उसके सपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, मतलब इसका जो सिंथेसिस फ्रेमवर्क है वो इसकी एफिकेसी से कोई इसका लिंक नहीं है। तीसरा क्या है कि जो होम्योपैथी वाले क्लेम करते हैं कि जो बीइंग होलिस्टिक इज टिपिकली पेड विद एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बीइंग रिडक्शनिस्ट, कि ये आपकी रिडक्शनिस्ट अप्रोच है, आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका पूरी तरह से इफेक्ट क्या है, न कि आप इसका एक पीसमेल अप्रोच। और 2023 में ही इसके जो काफ़ी एक्सपोनेंट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के वो खुद कह रहे हैं कि बायोसाइकोसोशल, इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल, इन तीनों चीज़ों में फोकस किया जाएगा। और ये चीज़ें WHO ने किया कि किसी डिजीज़ को पढ़ने के लिए उसकी पूरी बायोलॉजिकल आपको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, साइकोलॉजिकल क्या है, सोशल क्या है, तभी ये जो एक्सपर्ट मेडिसिन प्रैक्टिशनर है एविडेंस बेस्ड वाला, उस चीज़ को माना जाता है। दूसरा क्या है कि जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है वो उनको अपने एम्पिरिकल एविडेंस के ऊपर उनकी चीज़ें होती हैं। तो कह रहे हैं कि जब तक होम्योपैथी वाले भी अपने प्रॉपर एम्पिरिकल एविडेंस नहीं देंगे तो उसको फिर कैसे मान सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लास्ट सेंचुरी में चीज़ें हुई हैं कि कोई कंक्रीट एविडेंस तो मिल नहीं रहा कि होम्योपैथी अपने आप में एम्पिरिकल के बेस्ड पे है, न उसमें कोई मैकेनिस्टिक एविडेंस उसमें मिल रहा है कि कैसे उसके कंसेप्ट काम कर रहे हैं, जैसे कैसे डाइल्यूशन होता है यहाँ पे, कैसे डीमेटलाइज स्पिरिचुअल फोर्स के द्वारा हमारी हेल्थ इंश्योर होती है। ऑल्दो होम्योपैथी के ट्रीटमेंट थोड़े अलग टाइप के हैं, बट उसमें राइटर का फोकस ये है कि इसमें पूरी तरह से एविडेंस है नहीं, क्योंकि जो मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिशनर है वो अपने आप को अपडेट करते रहते हैं साइंटिफिक एविडेंस के साथ में। अब यही कि जो प्लूरिस्टिक अप्रोच है कि आप चाह रहे हो कि होम्योपैथी भी हो और एलोपैथी भी हो, और इसका अल्टीमेट पर्पज़ है कि इंडिया को डीकोलोनाइज करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ इसके ऊपर फोकस ना करें, आप फोकस करें कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, क्योंकि इसके ऊपर पूरी डिबेट सब्जेक्टिव है, हमें फोकस करना पड़ेगा कि इसके ऊपर पूरा एविडेंस बेस्ड फोकस किया जाए और पूरी ट्रायल की जाए, उसके बाद ही हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि लोगों की सेफ्टी ड्यू टू एफिकेसी, मतलब कि एफिशिएंसी कम होगी तो लोगों की सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता।
और अभी इसके मैकेनिज्म में अभी तक कोई इसमें प्रोग्रेस नहीं की गई है। ये अपने आप में ये है कि होम्योपैथी वाले कह रहे हैं कि इसको आप होलिस्टिक इफेक्ट देखो, न कि छोटा। और यहाँ पे एग्जांपल भी दिया होम्योपैथी ने कि आप एग्जांपल देखो कि जो गांधी जी हैं और टैगोर हैं, इन्होंने इस्तेमाल किया। बट राइटर यही कह रहा है कि गांधी की राइटिंग में बहुत ही कम जगह पे मेंशन था, मतलब हमें पूरी तरह एविडेंस नहीं मिले कि गांधी बहुत ज़्यादा होम्योपैथी को सपोर्ट कर रहे थे। सेम टैगोर का भी बताया कि कोई ऐसा रीज़न नहीं मिला। तो वही कह रहा है कि इंडिया अगर यूनिवर्सल हेल्थ केयर अचीव करना चाह रहा है तो एविडेंस बेस्ड और इथिक्स ड्राइवन मेडिसिन में फोकस करें, न कि सिर्फ होम्योपैथी को डीक्लोनाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो पूरा हमने एडिटोरियल डिस्कशन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।